हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ने का, कंसेप्ट पढ़ने का। तो सबसे जो अच्छी राय दी जा सकती है अभी एस्पिरेंट्स को वो ये है कि आप NCERT उठाएं 6 to 10 और लाइन टू लाइन पढ़ने बैठें। तो टाइम अभी है नहीं इस कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में कि हम एक लाइन टू लाइन NCERT उठा के बैठे या पढ़ें, क्योंकि इस एज के लोग काफ़ी हैं जो कहीं वर्किंग होंगे, कहीं प्राइवेट स्कूल में वर्किंग होंगे, काफ़ी हाउस होल्ड लेडीज़ हैं जो काम भी करते, बच्चे भी संभालते, उसके साथ साथ तैयारी करते हैं। तो सब लोगों के लिए इक्वली टाइम नहीं है। हाँ, जिन लोगों के लिए टाइम है मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, NCERT पढ़ सकते हो तो लाइन टू लाइन NCERT उठाएं और पढ़ें। बाकी जिन लोगों के पास अभी टाइम है नहीं और वो DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इन वीडियो में मैं लूसेंट साइंस की जो बुक है उसका कंटेंट कराने वाली हूँ और टू द पॉइंट कंटेंट कराने वाली हूँ, जो कि CGL और HCS वगैरह या फिर SSC के जो बच्चे हैं इस बुक से तैयारी करते हैं, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि साइंस काफ़ी टू द पॉइंट और इकट्ठी जहाँ मटेरियल मिल सकता है वो ऐसी बुक है ये। इस बुक को हम पढ़ेंगे। ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता। जो लास्ट टाइम का पेपर था वो 9th-10th का बेस दिया गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उठ के आ सकते हैं तो 11th-12th और थोड़ा सा टच ग्रेजुएशन का आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एडवांस तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं हमारा। जैसे मेरे साथ हुआ था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मुझसे पूछा गया था TGT साइंस के पेपर में और मुझे ध्यान नहीं था तो कंफ्यूज्ड थी। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन बेसिक क्वेश्चंस पे हम बार बार ध्यान देने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हुए सीधा मैं पॉइंट पे आती हूँ। मैं मास्टर्स मैंने केमिस्ट्री से करी हुई है, तो मैं केमिस्ट्री से शुरुआत करूँ ताकि आप लोगों को कन्विंस कर पाऊँ कि मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। खुद एक एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली मैं ऐसा टाइम वेस्टिंग वाला कोई काम नहीं करने वाली, जिससे टाइम वेस्ट मेरा भी और आप लोगों का भी हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई हुई है कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो पहले केमिस्ट्री को इजिप्शियन वर्ड से ली गई है क्यूमियो, इसका नाम है ब्लैक कलर, ठीक है, और इसे किम टीचिंग भी बोलते थे। इसमें केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कैसे बना है, कैसे मॉडिफाई हुआ है, उसके सेपरेशन कैसे है, उसको प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, वो स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ें हम क्या है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसमें जो मेन पहले पैराग्राफ में जो पढ़ने की चीज़ है वो लास्ट लाइन है, द केमिस्ट लेवोइजर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, कहने को कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे। पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं कह सकते DSSB का कि कहाँ से क्या पूछ ले। इसलिए एक बार अगर हम रीड कर लेंगे वो चीज़ों को तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में रह जाएंगी। तो क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री का क्या किसको कहते हैं हम, मॉडर्न केमिस्ट्री को। लेवोइजर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, या फिर ओरिजिनेटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो वेरियस ब्रांच है केमिस्ट्री की, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होगी जहाँ हम अलग अलग कौन सी रिएक्शन कैसे, कितना फास्ट या कितना स्लो रिएक्शन करती, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स की केमिस्ट्री हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स की केमिस्ट्री हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम प्लांट्स, एनिमल्स, उनके अलग अलग फिनोमिनाज, जैसे क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये सब हम बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कौन सा साल्ट कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या कंपोजिशन है। ये सब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कि जो केमिकल्स हैं, जो DAP वगैरह है, यूरिया वगैरह वो कैसे काम आती हैं। मेडिसिन्स में हम सॉल्ट्स की स्टडी करते हैं। अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन सा सॉल्ट कितनी अमाउंट पे और कहाँ किस चीज़ की कितनी अमाउंट हमें ज़रूरत होती है, ये सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये भी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ध्यान में रखने। तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से, स्टेट्स ऑफ मैटर से शुरू करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे पहले कि मैटर क्या है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी तभी हम फिजिकल केमिस्ट्री को, और या फिर कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को
समझ पाएंगे। तो काफ़ी बेसिक सी डेफिनेशन है मैटर की कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ दैट सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज़ ए डेफिनेट मास, कैन एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, ये सब, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, मैटर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, दो तरह से हम मैटर को डिवाइड करते हैं, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। ठीक है, फिजिकल कंपोजिशन से कैसे हम इसको डिवाइड कर पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन द मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर टोटली डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्टिंग अमंग देयर मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, दो टाइप के हम फोर्सेज आगे पढ़ने वाले हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मोलिक्यूल के बीच में, और इंट्रामोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के अंदर ही जो वो आपस की वो जो फोर्सेस हैं उनको क्या हम इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। तो मैं आपको 1 मिनट एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाली लाइन, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि H2O हम यहाँ पे लेंगे, H2O है, ये H2 वाटर है, और एक ये जो H2O है, ये आपस में इनकी जो अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे हम एक इथेनॉल का वो लेते हैं C2H5 और OH है हमारा, तो इसके OH के अगर किसी इसके OH के और यहाँ पे 2 C2H5OH की इसके साथ ही अटैचमेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये एग्जांपल हम नहीं ले सकते इंट्रामोलिकुलर, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, पता नहीं केमिस्ट्री थोड़ी डिटेलिंग में ना हो जाए। तो जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे OH है, तो इसकी अट्रैक्शन इसके साथ होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, और ये OH है। इस दोनों के आपस में ये जो अट्रैक्शन हो रही है ये इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक ही मोलिक्यूल की इसमें आपस में इंट्रैक्शन होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। और दूसरा, अगर इस सेम कंपाउंड को यहाँ पे है बिल्कुल सेम, या कोई दूसरा कंपाउंड भी जैसे इसकी OH की इसके साथ होगी आपस में, तो इसको हम इंटरमोलिकुलर बोलेंगे, और इसके आप इसी के अंदर हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। द सॉलिड इज स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। आई होप सब लोग इतने यहाँ पे समझदार तो हैं कि छोटी छोटी लाइनों का मतलब समझ में आ रहा है। जहाँ कुछ डिटेलिंग है, अलग से कोई वर्ड आएगा जब मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सॉलिड क्या है, जिसकी डेफिनेट शेप होगी, वॉल्यूम होगी, वो क्या है, सॉलिड है। इसके एग्जांपल टेबल होगी, बुक होगी, स्टोन पीस हो गए, ये सब। व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ सेपरेशन, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड स्टेट। ठीक है, मतलब क्या है कि इनको सेपरेट कर जब हम सेपरेट करने जाएंगे इनको, तो उन्हें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ओवरकम करने को उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। तो इनको मतलब सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आइस है, अगर उसको हम सेपरेट करना है तो उसको हम बॉईल करेंगे, उसको मतलब क्या है, या फिर हम जैसे ठंड हो रखी है तो बाहर अगर ऊपर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें आइस मिलेगी, तो वहाँ पे अगर बाहर भी आइस रख देंगे तो इतनी आसानी से वो पिघलेगी नहीं। हाँ, लेकिन उसको धीरे धीरे हम नीचे लेके आएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम एक तरह से फोर्स ही दे रहे हैं ना। या फिर यही समझ लो कि वहीं पे हमें अगर बर्फ़ पिघलानी है तो उसको हम गर्म करेंगे, वो भी हम एक तरह से फोर्स दे रहे हैं, तो तब जाके उनको सेपरेट कर पाएंगे। मतलब बेसिकली जो सेपरेशन की फोर्सेस है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा सेपरेशन की फोर्सेस से कम है, इसलिए वो क्या है, सॉलिड है। At this position, the molecule of the solid vibrate about this position in intermolecular domain. That's why all the solids have a definite shape and size. ठीक है, यहाँ इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे सॉलिड की जो अरेंजमेंट्स है ना, वो अपनी जगह पे एक यहाँ वाइब्रेट कर रही है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही, बिल्कुल अपने जहाँ खड़े हैं ना वहीं पे आगे पीछे हो रही है, इसलिए इनकी डेफिनेट शेप है। यहाँ लेकिन अगर किसी लिक्विड की बात होगी तो वो क्या है, उनकी काफ़ी जगह मिलेगी आगे पीछे जाने को, इसलिए वो क्या है, उनकी शेप चेंज होती रहेगी। लेकिन सॉलिड में क्या है, ये लोग टाइटली पैक्ड हैं, इनको इतनी स्पेस नहीं मिलती आगे पीछे वाइब्रेट करने के लिए, इसलिए ये लोग क्या है, डेफिनेट शेप में रहते हैं।
ठीक है। अब लिक्विड पे आता है। लिक्विड इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इज डेफिनेट बट शेप इज़ नॉट डेफिनेट। मतलब वॉल्यूम तो डेफिनेट है, मतलब अगर 3 लीटर पानी ले रहे हैं तो वॉल्यूम तो 3 लीटर किसी भी उसको उटेंसिल्स में डालें तो 3 लीटर ही रहेगी। तो मतलब वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन शेप उसकी डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जिस भी हम बर्तन में उसको डालेंगे उसी की शेप ले लेगा, पर वॉल्यूम इसकी डेफिनेट है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, ऑयल, वाइन, ये सब। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है। फ्लो कर सकते हैं तो उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। वाटर भी फ्लो कर सकता है, हमारा ब्लड भी फ्लो कर सकता है, कोई और सब तो हनी भी फ्लोट कर सकता है, पर उनकी फ्लो करने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। विस्कोसिटी हम जिसको बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे इनको हम अलग कैटेगरीज में आके डिवाइड कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स भी होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं उनकी विस्कोसिटी की बेस पे। ठीक है। यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वट एवर बी द शेप ऑफ द लिक्विड इज़, ठीक है, कोई भी शेप हो उसकी, लेकिन जो उसका अपर सरफेस है वो हमेशा क्या है, प्लेन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक लाइन में बना के क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मोलिकुलर ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है, जैसे हमने पीछे सॉलिड में पढ़ा था, सॉलिड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, सेपरेशन की बहुत कम है। लेकिन लिक्विड में क्या है, जो अट्रैक्शन और सेपरेशन की जो फोर्सेस है उनमें बस थोड़ा ही अंतर है कि अट्रैक्शन वाली थोड़ी सी ज़्यादा है, उनमें हम थोड़ी सी अगर एनर्जी दे दे बाहर से तो वो फोर्स टूट जाएगी। जैसे कि हम पानी ले सकते हैं, एक बर्फ़ को अगर हम हीट दे तो वो काफ़ी देर में पिघलेगी, और पानी को अगर हम हीट दे तो वो जल्दी बॉयल होना शुरू कर देगा, उसकी जो फोर्सेस हैं उनके बॉन्ड्स हैं वो जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, यही है। तो इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हमसे क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। जैसे कि मैं बता दूँ, एक सेंटेंस दे देगा कि इंटरमोलिकुलर डोमेन है, उनको अरेंज करिए, तो सबसे पहले सॉलिड सॉलिड दे देगा, फिर लिक्विड लिक्विड, फिर गैस गैस। तो अलग अलग 3-4 टाइप के ऐसे क्या है ऑप्शन बना के दे देगा, तो ये ऑप्शन सबसे सही है। सॉलिड सॉलिड में क्या अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ी सी कम, और फिर गैस में बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए लाइन टू लाइन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन के उठ के आ सकते हैं। ओके, thus the molecule of the liquids are less densely compressed and these are free to move। ठीक है, जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे 3 डिब्बे बना देते थे, उसमें सॉलिड में बिल्कुल पास पास रखते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर रखते हैं, और गैसेस को काफ़ी दूर रखते हैं। तो इसी तरह से कि इनमें अरेंजमेंट काफ़ी टाइटली पैक होती है, बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं और गैस में काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, लाइन यही लिखा है कि लेस डेंस कंप्रेस्ड एंड दीज आर फ्री टू मूव, उनके काफ़ी स्पेस मिल जाता है मूव करने को लिए, इसलिए एक दूसरे से काफ़ी इजीली मूव कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस मिल जाता है, इसलिए वो क्या है, मूव करने का स्पेस मिलता है, इसलिए भी इजीली मूव कर सकते हैं और फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड का फ्लो करने का और मूव करने का जो पीछे रीज़न है वो क्या है कि इनकी पैकिंग जो है काफ़ी टाइटली नहीं होती, लूजली बाइंड होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और इनको स्पेस मिल जाता है मूव करने को, इसलिए वो फ्लो करते हैं। मतलब यहाँ से ये समझते हैं जैसे कि एक ये कोई मॉलिक्यूल है ये, और ये यहाँ पे है, तो पीछे से इसको पुश करेगा यहाँ से आके, तो आगे वाले को पुश करेगा और आगे वाले को पुश करेगा, तो ऐसे स्पेस भी मिल जाएगा और इनको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी मूव करने को। ठीक है, गैस पे आते हैं। द गैस इज दैट स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज शेप एंड साइज बोथ आर इनडेफिनिट। ठीक है, ये नहीं कभी हमने सुना है कि इतना H2O है, इस कमरे में इतनी H2O डाली, इतनी ऑक्सीजन है। ये बात अलग है कि इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, लेकिन इनके फिर भी हम वॉल्यूम नहीं बता सकते एक तरीके से कि इनकी वॉल्यूम कितनी है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारी गैसेज है। तो गैसेज आल्सो हैव नो डेफिनेट शेप एंड साइज बट आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड साइज ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जैसे सिलेंडर में हम डालते हैं तो उनकी मतलब शेप तो कोई है नहीं, लेकिन उनको हम किसी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में कितनी सारी गैसेज फ्लो करती है और बहुत काफ़ी रैपिडली फ्लो करती है। सिलेंडर को खोलो 1-2 सेकंड में इतनी स्मेल पूरे हमारे किचन में हो जाती है, तो काफ़ी रैपिडली इनकी वो है, स्पीड है। तो स्पीड के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी मोबिलिटी बताओ, फ्लो करने की
स्पीड बताओ तो सबसे ज़्यादा गैस फ्लो कर सकती है, फिर लिक्विड और सॉलिड। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बार क्या है, टाइम मैनेजमेंट के कारण हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इजी इजी क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि हम मैटर को दो बेसिस पे डिवाइड करें, तो फिजिकल बेसिस पे, तो फिजिकल बेसिस पे हमने फिजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। और अब हम क्या है, इसको केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन को हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एलिमेंट में, दूसरा कंपाउंड में, और तीसरा क्या है, मिक्सचर में। ठीक है, तो वो पूछ सकता है कि दो तरीके बताओ जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दो फिजिकल और केमिकल हो गया, फिजिकल का सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल का क्या है हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द एलिमेंट इज दैट फंडामेंटल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू 2 और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। देखो, एलिमेंट को हम वो टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसकी क्या है, डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। और क्या है, बाय फिजिकल केमिकल प्रोसेस, एक दूसरे से वो क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में एक दूसरे से अलग है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो क्या है, ऑक्सीजन से काफ़ी मायनों में अलग है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग है, ऑक्सीजन से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग है। तो एलिमेंट से समझे तो हम जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इससे हम समझ सकते हैं। सिर्फ याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब क्या एलिमेंट है, और ये स्मॉलेस्ट है, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन एन एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस हुज एटम्स हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एटम के बीच में क्या है, उस एक एलिमेंट के सेम न्यूक्लियर चार्ज होगा। द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन हो गए, ये सब क्या है, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट देखते हैं, एटम्स या एलिमेंट हम देखते हैं, वो सारे क्या एलिमेंट है, उससे याद रख लेना। दैट एलिमेंट इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीसरी एक और टाइप होती है जिसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिसके क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच के कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस पैराग्राफ में आगे क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। पीरियोडिक टेबल तो आप सब लोगों को मोटा मोटा याद होगा ना। तो पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे बना देती हूँ, ये ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है हमारा, ऐसा कुछ करके। तो इस साइड की जो जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो सारी क्या होती है, मेटल होती हैं, और इस साइड की जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल होती हैं। और यहाँ पे कुछ बीच में कुछ एक जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटेलॉइड्स होते हैं सॉरी, मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है मेटल के एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, या इस तरफ की जो मेटल याद आती है वो क्या हमारी मेटल्स है, एलिमेंट हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन को तो हम बीच में ही रखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये ट्रांजिशन मेटल है, ये सारी क्या है हमारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स है वो हमारे राइट हैंड साइड, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे क्या है हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें भी लिख रखी है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह हो गए, और वो हार्ड नहीं होते, इतने सॉफ्ट ही होते हैं। जैसे ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी क्या है, नॉन मेटल ज़्यादातर क्या होती हैं, गैसेज ही होती हैं, सॉलिड बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, बल्कि पाई ही नहीं जाती सॉलिड, हमें नॉन मेटल सारी हमारी क्या है, गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, एलिमेंट्स में सिर्फ इतना याद रख लेना, ऊपर से एक ही याद रख लेना कि 112 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से क्या है 92 तो क्या है नेचुरली है, और बाकी क्या है 10 जो है वो आर्टिफिशियल है, 20 बच गए ना, तो 20 का है आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 और एलिमेंट्स है। ठीक है, एक सेकेंड, अब ये देखो, ऐसे याद रख लेना, सबसे पहले एलिमेंट है, फिर है कंपाउंड, और फिर उसके बाद है मिक्सचर। एलिमेंट तो क्या होगा, हाइड्रोजन है, ये क्या है एलिमेंट हो गया, एच एच मिलके क्या हाइड्रोजन बनाते हैं। जब दो एलिमेंट, जैसे एक तो हाइड्रोजन हो गया
और एक ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों मिलके जब बनाएंगे वो क्या है, कंपाउंड बनाएंगे। H2O क्या है, एक हमारा कंपाउंड है। और अब पानी है ना, किसी और के साथ मिलके, जैसे दूध के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके एक लिक्विड बना लिया कोई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर बोलेंगे। तो मोटा मोटा यहीं से समझ लो एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे जो छोटी फॉर्म है वो है एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम फाइनली डिवाइड कर सकते, उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ इसको H2O को तोड़ के सिर्फ H और H कर सकते हैं। H को हम एटम भी बोल देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। दो मिलेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और ये रहा कंपाउंड, और ये दो कंपाउंड मिलके क्या है, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। मोटा मोटा यही लिखा है इसमें, इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी तो जैसे मैंने H2O और दूध बताया था, मिल्क बताया, तो मिलके क्या एक लिक्विड मिक्सचर बनाएंगे। वैसे ही क्या है, सॉरी, वैसे ही क्या है, दो सॉलिड सॉलिड मिलके भी क्या एक मिक्सचर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ मिक्सचर एयर हो गया, ब्रास हो गया। अब ये देखो, ये ब्रास पे फोकस करो। जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्रास की कंपोजिशन क्या है। ये ब्रास है, वो किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक के से। कॉपर भी एक एलिमेंट है और जिंक भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये क्या है, ब्रास इसने बनाया। तो इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर आगे हम पढ़ेंगे। तो दो, एक और होता है, बाकी दो ही दे रखे हैं यहाँ पे। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच द एवरी पार्ट हैज़ द सेम कंपोजिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर आर द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ शुगर इन द वाटर। चीनी को हम पानी में मिलाते हैं तो एक पूरी चीनी, फिर वो क्या, चीनी का पानी बन जाता है सारा। इसमें क्या हम डालेंगे, H2 डाला है हमने, और चीनी को क्या बोलते हैं, शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 C6H12 O11 C6H22 O22, ठीक है, ठीक है। इसका होते हैं तो उसको मिलाते हैं तो पूरा क्या है, जो पानी होता है पूरा सारा क्या है, मीठा हो जाता है। तो मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया इससे। तो क्या एग्जांपल आएगा, अगर शुगर इन वाटर क्वेश्चन आ सकता है, शुगर इन वाटर किस टाइप का मिक्सचर है, तो याद रख लेना क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। पूरा ही पैरा है, इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रीड कर देती हूँ फिर से। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ शुगर इन वाटर, द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ NH3 इन एयर। ये तीनों क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। NH3 हवा में है, ये भी क्या होमोजेनियस मिक्सचर है। सल्फर डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में, CS2 में है सल्फर। तो ये भी क्या है, एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, NCERT में दिया हुआ है ये सेम टू सेम। स्क्रीनशॉट लेना है तो इस लाइन का ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है कि चार ऑप्शन दिए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट ऑफ NH3 नहीं आ रही, तीन ये दे रखे होंगे और एक अलग दे रखा होगा। पूछ लेगा इनमें से होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है। तो ये तीनों अगर आपने पढ़ रखे हैं तो चौथा अगर नहीं पढ़ रखा तो इन तीन से तो आप श्योर होना कि ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है ही, चौथा तो क्या फिर हेट्रोजीनियस मिलेगा। तो ऐसे आजकल थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, सिलिका सैंड, ठीक है, जिसको हम फाइन जो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पानी में पत्थर है, पानी में रेत है, इसको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर क्या है, जैसे कीचड़ है, अलग से दिखता है कि ऊपर साफ पानी है नीचे गंदा पानी है, होमोजीनियस नहीं है, कहीं ज़्यादा गंदा है कहीं कम गंदा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आगे क्या है इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जो सब्सटेंस है जिसको मैटर बोलते हैं, वो मैटर बनता किस चीज़ से है, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे मोलिक्यूल्स और एटम। नीचे आइटम्स दिया गया है और मोलिक्यूल्स, इसको मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ साइड में। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट the smallest particle of the substance which can exist in free state but does not take part in chemical reaction, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है अलग इंडिपेंडेंट स्पेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, H2O हैज़ ऑल द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स एंड सिमिलरली कॉमन सॉल्ट NaCl हैज़ ऑल्सो द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बट ए मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज नॉट आइडेंटिकल एज द मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। मतलब अगर देखो NaCl है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जो दो
एलिमेंट से बना है, ठीक है। हमें अभी पीछे पढ़ा ना हमने कि सोडियम और ये क्या है, सारे एलिमेंट है, तो एलिमेंट से मिलके बना Na और Cl से बन के मिला है NaCl, तो ये एक अलग मोलिक्यूल हो गया, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। और H2 और O से मिलके बना है H2, तो इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। वो किस रेशियो में जुड़ रहे हैं ये हम जाके मॉलिक्यूल बनाता है। तो H2 अलग मॉलिक्यूल है और NaCl अलग मॉलिक्यूल है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड द molecule of the compound. When the atoms of the same elements are composed together, then the smallest independent particle form of this particular molecule of the element, ठीक है, सॉरी ठीक है। जैसे N और N, नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन आपस में मिलके बनाएंगे तो क्या होगा, N2, तो ये क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और जैसे हमने पीछे पढ़ा H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके बना रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दो सेम एलिमेंट मिलके एक ऐसा मोलिक्यूल बना रही है सेम, तो वो है मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और डिफरेंट जो एलिमेंट बन के मिल के बना रही, तो वो हो जाएगा मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल इन द सब्सटेंस और एलिमेंट विच फ्री स्टेट। अब जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हमने देखो सिर्फ हाइड्रोजन ऐसे लिखा होता है, तो ये ऐसे जो हाइड्रोजन को लिखते हैं इसको एटम बोलते हैं, सॉरी, जिसकी कंपोजिशन होती है। बार बार बीच में इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि मेरे को खांसी हो रखी है, और बार बार खांसूँ तो अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में, इसलिए थोड़ी बार बार मुझको रुकना पड़ रहा है। तो ठीक है, एटम भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में इनको अलग अलग डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि H2 हम नॉर्मली H2 लिखते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हम H लिखते हैं। ऐसे क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में देखा जाता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम सिर्फ उसको Cl लिखते हैं, तो वहाँ पे जो लिखा गया वो एटॉमिक फॉर्म में लिखा गया है, जिसके बाद उसको बिल्कुल ब्रेक हम नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। उसके बाद सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, मतलब आगे इसी पार्ट में, ठीक है। एटम भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दी थी, अभी आगे हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स। इसमें छोटा सा पार्ट रह गया है कि सेपरेट कैसे करेंगे हम मिक्सचर्स को, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन और प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इन पे क्वेश्चन बन सकता है, इनको मैं थोड़ा आराम से पढ़ाती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड, ठीक है। इनऑर्गेनिक के जो कंपोनेंट्स है मेनली, इससे हम प्योरीफाई करते हैं। बाय दिस प्रोसेस इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर इज मिक्सड विद द सुटेबल सॉल्वेंट एंड हीटेड, एंड एट दिस पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड बाय सुटेबल फिल्टर से फनल, ठीक है। हम अपना जो कंपाउंड है वो लेंगे, उसमें सुटेबल जो उसको सॉलिडिफाइड कर दे, क्रिस्टलाइज कर दे, उसमें ऐसा सब्सटेंस डालेंगे और फिर उसको क्या है हम फिल्टर कर लेंगे, तो ये क्या प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन मेनली मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स आर सेपरेटेड। इसमें क्या है, जनरली हम लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। those component mixtures are separate which have substantial gap among the boiling point, जिनका boiling point थोड़े थोड़े अलग हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे कि हमने एक बीकर में 2-3 लिक्विड ले लिए, सबका बॉइलिंग क्या है, टेम्परेचर अलग अलग है, कोई 100 डिग्री पे बॉईल होता है, कोई 200 पे होता है, कोई 300 पे होता है, तो हम उनको बॉईल करना शुरू करते हैं। तो 100 डिग्री वाला सबसे पहले बॉईल हो जाएगा, 100 डिग्री आते ही तो उसको बॉईल होगा, तो उसको उससे हम एक फनल या ऐसे अटैचमेंट ऐड कर देंगे, जिसको हम जो वेपर बन के दूसरे उसमें चैम्बर में चला जाएगा और वहाँ पे उसको कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 200 डिग्री हम टेम्परेचर राइज करेंगे, जिसका 200 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे क्या है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है लिक्विड्स किससे सबसे अच्छे से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। सॉरी। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन नॉर्मली व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है। फिर क्या है, फर्दर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट देर आर सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होते हैं विच आर व्हेन हीटेड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर्स और गैसेस, और कूलिंग डायरेक्टली इनटू द
सॉलिड्स। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको मतलब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो बर्फ़ क्या पहले पिघलेगी, लिक्विड बनेगी और फिर गैस बनेगी। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम हीट करते ही सीधा ही गैस बन जाती है, कैम्फर वगैरह जो हो गए। तो उनको हम क्या है सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन में हमें करना क्या होता है, उनका जो करना क्या होता है इसमें क्या है, जो उनका टेम्परेचर होता है उनको दे देंगे और वो क्या है उसी टेम्परेचर पे हम उनको दूसरे चैम्बर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे। तो एक वेपर जैसे कि ना एक मिक्सचर है, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वेपराइज हो जाएगा, ठीक। उसको हम वो टेम्परेचर देंगे और वो वेपराइज होके दूसरे चैम्बर में कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेंगे तो वो फिर से क्या है सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, जैसे हमारे आरओ वगैरह हैं, पहले अलग अलग फ़िल्टर से हम इनको सेपरेट करते हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी हम पेपर पे या शीट्स के थ्रू इनको सेपरेट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल बातें हैं सारी ये, ठीक है। तो हमने आज फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया लूसेंट साइंस का। कल हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट और मोल कंसेप्ट। तो आगे चैप्टर थोड़े पढ़े हैं तो शायद 2 वीडियो बन सकती है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर काफ़ी बेसिक था इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर समझ में आए तो आई होप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच।